गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग्स फॉर एंजाइटी। तो बेसिकली अब एंजाइटी होती क्या है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। एंजाइटी हर एक ने एक्सपीरियंस की होगी डिफरेंट सिचुएशंस में हमारी लाइफ में। तो ये मैं नहीं बताऊंगी कि एंजाइटी होती क्या है, ये किस वजह से होती है। तो लेकिन अगर सपोज़ हमें पूछा गया कि डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी क्या होती है, तो मेंटल स्टेट वेर इन अ पर्सन डेवलप्स अनईज और नर्वसनेस ड्यू टू थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इवेंट। तो ये किसी भी फ्यूचर इवेंट के बारे में थिंक करने की वजह से जो कि मेंटल स्टेट बन जाती है उसको हम बोलते हैं एंजाइटी। तो उसकी मैनेजमेंट क्या है? अब मैनेजमेंट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स देखेंगे कि हम इस केस में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास होता है बेंजोडाइजेपिन, जिसको बोलते हैं हम BZD। एग्जाम्पल क्लोनाजिपाम, क्लोर डाइसेक्पॉक्साइड एंड अल्प्राजोलाम, जिसमें कि क्लोनाजिपाम एंड अल्प्राजोलाम ये प्रोमिनेंटली क्लिनिकली यूज़ किए जाते हैं फॉर द एंजाइटी अटैक्स के लिए बेंजोडाइजेपिन्स। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एंजाइटी के लिए हम बेंजोडाइजेपिन। तो अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से एक्ट करते हैं। तो वो बेसिकली कॉज करते हैं CNS डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड रिडक्शन हो जाती है उसके वजह से। तो वो CNS डिप्रेशन करते हैं, एंजाइटी रिडक्शन करते हैं एंड वी डोंट देम यूज़ फॉर द क्रोनिक यूज़ और क्रोनिक एंजाइटी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, डिपेंडेंस, टॉलरेंस एंड सेडेशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली BZD मतलब बेंजोडाइजेपिन क्लास की। अब हमारा नेक्स्ट क्लास है 5-HT1A पार्शियल अगोनिस्ट। तो 5-HT1A पार्शियल अगोनिस्ट में हम देख सकते हो उसके एग्जांपल्स बसपिरोन, जीपिरोन एंड इप्सापिरोन। तो उसके एग्जांपल्स तीनों देख लिए। तो इनका बेनिफिट होता है ऑन दी BZD या बेंजोडाइजेपिन्स पे कि इनका कोई भी डिपेंडेंस, टॉलरेंस या सेडेशन नहीं होता है। तो ये हमें याद रखना है कि इसका कोई भी चीज़ इसमें नहीं होती है, नो। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये 5-HT1A रिसेप्टर, और 5-HT रिसेप्टर मतलब बहुत सारे होते हैं। 5-HT1A भी हो सकता है, 5-HT1A 1B 1C है, फिर उसके बाद 5-HT2, 5-HT3 एंड 5-HT4 भी है। तो जिसमें से हम इधर डिस्कस करें 5-HT1, उसमें भी सब टाइप A ही डिस्कस करें। तो मैकेनिज्म है कि ये उसकी एक्टिविटी बढ़ाता है, मतलब इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ 5-HT1A रिसेप्टर। तो वो क्या करेगा कि इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से वो रिड्यूस करेगा रिलीज ऑफ 5-HT। 5-HT का दूसरा नाम क्या है? सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन अगर रिड्यूस होगा उसका मतलब रिलीज़, तो उसके वजह से एंजाइटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमें याद रखना है कि सीरोटोनिन डिक्रीज़ हो रहा है रिलीज़, एंड उसकी वजह से फिर एंजाइटी कम हो रही है। तो सेकेंड क्लास हम देख सकते हैं H1 ब्लॉकर्स। तो H1 ब्लॉकर्स होते क्या है? H1 ब्लॉकर्स मतलब जो कि हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। तो हिस्टामिनिक रिसेप्टर ये दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब H रिसेप्टर ये दो टाइप के होते हैं, हिस्टामिनिक ने। तो H1 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है। तो H2 एंड H1 ये डिफरेंट है। H2 हमें एसिड मतलब एंटा एसिड में हम ये रिसेप्टर के ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एसिड सिक्रेशन करता है। H1 हम एंटा हिस्टामिनिक मतलब एलर्जी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो H1 ब्लॉकर मतलब एंटी हिस्टामिनिक, उनकी सिडेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो H1 ब्लॉक करने की वजह से उस पेशेंट को सिडेशन होगा, मतलब उसको नींद आएगी। तो हमारे पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, तो अगर उसको सिडेशन मतलब प्रॉपर्टी उसमें एक्ट करेगी तो वो बेनिफिशियल होगा उस पेशेंट के लिए। तो इसलिए हम उधर H1 ब्लॉकर यूज़ करेंगे। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्सीसिन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिडेटिव प्रॉपर्टी वाला एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि SSRI। SSRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि मैंने इधर लिखा है। तो सेलेक्ट इसके नाम से पता चल जाता है, सेलेक्टिव है मतलब ये सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को ही पास होने दे रहा है। सीरोटोनिन मतलब सेलेक्टिव चीज़ क्या है? सीरोटोनिन है। रीअपटेक मतलब क्या है कि सपोज़ अगर इधर दो न्यूरॉन है और इधर हमारा सिनाप्स है, तो इधर ये SSRI के मतलब जो भी चैनल है वो है। तो ये SSRI इस चैनल को इधर के सीरोटोनिन को रीअपटेक करने से इनहिबिट कर देगा। तो यही चीज़ मैंने इधर बताई है कि SSRI ये सीरोटोनिन की लेवल इंक्रीज़ कर देता है। क्यों इंक्रीज़ कर देता है? क्योंकि ये रीअपटेक तो नहीं हो रहा है, तो इधर हमारे सिनाप्स में इसकी लेवल बढ़ती जाएगी। तो वही मैंने इधर बताया आगे कि ये अगर बढ़ेगा तो ये 5-HT2 पे एक्ट करेगा। तो कोई भी मतलब पूछेगा कि अगर ये 5-HT2 पे एक्ट कर रहा है तो एंजाइटी बढ़ेगी ना, क्योंकि हमने इधर ही डिस्कस किया है कि 5-HT2 की वजह से एंजाइटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मैं इधर क्यों ऐसा कह रही हूँ कि मतलब ये हम यूज़ करते हैं एंजाइटी के कम होने के लिए,
क्योंकि अगर ये लॉन्ग टाइम पे यूज़ करा जाए तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा। तो हमें पता है कि कोई भी एंजाइम या कोई भी हार्मोन, कोई भी चीज़ अगर रिसेप्टर्स पे कम मतलब वक्त के लिए अगर एक्ट करती है तभी वो काम करती है। लेकिन अगर वही चीज़ हमने प्रोलॉन्ग एक्सपोजर दे दी तो वो रिसेप्टर का डाउन रेगुलेशन करती है, मतलब डिसेंसिटाइजेशन करती है। तो डिसेंसिटाइजेशन की वजह से उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी कम हो जाएगी। तो ये उसका हमने यूज़ कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं गाइज, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जनरल एंजाइटी अगर पेशेंट आता है तो ये सारे क्लासेस हम थोड़ी ना याद करने बैठेंगे कि कौन सा क्लास देता है। तो हम बेसिकली कोई भी अगर जनरल एंजाइटी का पेशेंट आता है तब हम स्टार्ट करते हैं SSRI एंड BZD के साथ। और ये मतलब सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंड बेंजोडाइजेपिन्स, ये हम प्रिस्क्रिप्शन में पहले उस पेशेंट को दे देते हैं। और अगर 3-4 महीने के बाद सिर्फ SSRI कंटिन्यू करते हैं विदाउट BZD, क्योंकि BZD के बहुत सारे साइड इफेक्ट है, टॉलरेंस हो जाता है, सेडेटिव से हैंग हो रहता है उस पेशेंट में। तो वो सारी चीज़ें ना हो, इसकी वजह से हम 3-4 महीने के बाद सिर्फ SSRI कंटिन्यू करते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ SSRI एंड BZD दोनों देते हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास, तो बीटा ब्लॉकर भी एंजाइटी के पेशेंट्स में यूज़फुल है। वो लाइक प्रिस्क्रिप्टिव में मेडिकेशन की तरह यूज़ नहीं करते, लेकिन वो यूज़फुल है। तो प्रोप्रानोलोल इज़ मोस्ट कॉमन बीटा ब्लॉकर जो कि हम एंजाइटी के पेशेंट्स में यूज़फुल माना जाता है, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस एंजाइटी कम करता है बाय डिक्रीजिंग द सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। तो मैंने इधर उसका मैकेनिज्म भी बताया कि बाय डिक्रीजिंग द सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी वो इधर एक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ पैनिक अटैक। अब एंजाइटी तो हमने बता दी, एक्सप्लेन भी कर दी कि कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से क्लासेस यूज़ करने हैं। उसके मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले बेंजोडाइजेपिन डिस्कस किया, फिर उसके बाद 5-HT1 पार्शियल अगोनिस्ट डिस्कस किया, फिर H1 ब्लॉकर्स, SSRI भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद मैंने जनरल एंजाइटी का पेशेंट अगर आता है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करनी है एंड कंटिन्यू कैसे करनी है वो भी इधर बता दिया, बीटा ब्लॉकर का यूज़ बता दिया। लेकिन पैनिक अटैक इज़ इमरजेंसी कंडीशन, जब पेशेंट्स को अटैक आता है, मतलब कोई भी चीज़, उसका भी कॉज डिफरेंट हो सकते हैं, तो उस पेशेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग माना जाता है BZD। तो ये इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसमें हमें BZD देना है। अगर ये पैनिक अटैक कम, मतलब BZD देने से भी कम नहीं हो रहा है, तो हम परसिस्ट करने पे मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं BZD प्लस SSRI फॉर 3 to 4 मंथ। 3-4 महीने तक हम इस पेशेंट को देना पड़ता है। तो इसके साथ मैंने एंजाइटी की ट्रीटमेंट, उसके सारे ड्रग्स एंड अलॉन्ग विद दैट शॉर्ट नोट ऑन लाइक कौन से ड्रग्स हम पैनिक अटैक में यूज़ करेंगे ये भी देख लिया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।